हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर के बारे में, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जैसे कि नाम बता रहा है क्या होता है। जैसे कि मैथ की लैंग्वेज कुछ होती हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले अलग सिंबल्स होते हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ अलग सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में समझेंगे। मीन्स किस चीज़ को क्या कहते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, वो सब हम इसमें जानेंगे। ओके, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिस्ट्री की बात की जाती है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस की बात ज़रूर ध्यान में आती है। ठीक है, तो क्या है केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या फिर सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, रीअरेंज करते हैं, अपने अंदर के एटम्स को रीअरेंज करते हैं और एक नया प्रोडक्ट, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। उसे ही कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो दोनों कंडीशन इसमें हो सकती हैं। मान लीजिए आपने दो सब्सटेंस को मिलाया, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया है और क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके एक लिक्विड फॉर्म कर रहे हैं, वाटर। ओके, तो ये क्या हो गया? ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस हो गए, जबकि फॉर्म कर रहे हैं एक लिक्विड, वाटर। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि H2O सिर्फ एक H2O सब्सटेंस है, यही टूट के हाइड्रोजन अलग बना ले, ऑक्सीजन अलग कर दे। ठीक है, तो ये दो सब्सटेंस जो फॉर्म करेगा वो भी डिफरेंट होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़कर कुछ नया फॉर्म करते हैं, या फिर एक ही सब्सटेंस टूट कर कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, अब केमिकल रिएक्शन में दो बातें होती हैं। जो हमारा स्टार्टिंग में यूज़ जिससे फॉर्मेशन हो रहा है उसको कहते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला पोर्शन है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, अब जो प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पर वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर H2O इधर है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इससे, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, जबकि ये हो जाएंगे प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि रिएक्टेंट क्या है इस केमिकल रिएक्शन में और एक ये प्रोडक्ट क्या है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जो केमिकल रिएक्शन होगा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच कुछ चेंज नहीं होगा। इट मीन्स जो केमिकल रिएक्शन, जितने रिएक्टेंट में जितना भी मास ऑफ सब्सटेंस लिया गया है, उतना ही मास ऑफ सब्सटेंस आपको प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स रीअरेंज होते हैं, मतलब यहाँ का एक एटम इधर से मिल गया, इधर वाला एटम इधर से मिल गया और मिलके कुछ नया फॉर्म कर लिए। रीअरेंजमेंट होता है, ना कि यहाँ पर कोई चेंज होता है या फिर कोई डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्वेशन या फिर वर्ड इक्वेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में? केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है? अब देखो, वर्ड इक्वेशन पहले तो हम जान लेते हैं कि रफ एंड लॉन्गर डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रफ मतलब जैसे हमने कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में बोल रहे हैं और हमने कह दिया कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसे लिखकर और ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हमने इसको इस तरह से स्पेलिंग के फॉर्म में लिख दिया तो इसे ही हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ना ही हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत होती है और ना ही हमें किसी तरह का बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। मीन्स इधर का जितना प्रोडक्ट है इधर का भी इधर का जितना रिएक्टेंट है उधर का प्रोडक्ट भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट इधर नहीं होता है वर्ड इक्वेशन में।
जबकि जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, शॉर्टर डिस्क्रिप्शन होता है सिंबल्स का यूज़ करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कार्बन, यहाँ पर कार्बन का सिंबल यूज़ कर दिया गया है C। यहाँ पर लिखा गया है ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया गया है O2। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और जिसको सिंबल के फॉर्म में हमने लिख दिया है CO2। ठीक है, ये आपका शॉर्टर डिस्क्रिप्शन है, आप शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख सकते हो। इसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है इन दोनों में मेन डिफरेंस की। तो यहाँ पर देखो, जो केमिकल रिएक्शन है किसी भी तरह के यहाँ पर दोनों साइड पे बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर देखिए आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, यहाँ पर भी आप देखो कार्बन का एक ही एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 एटम है। हमें इस तरह का बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जितने इधर सब्सटेंस होंगे उतने ही उधर भी सब्सटेंस होंगे। मीन्स कार्बन का यहाँ 1 है तो इधर भी 1 होगा, ऑक्सीजन का यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होगा। कार्बन का यहाँ 2 होता तो इधर ऑक्सीजन का 4 हो जाता। मीन्स कार्बन का यहाँ 2 होता तो यहाँ भी ऑक्सीजन का 4 हमें करना होता और इधर भी हमें कार्बन का 2 और ऑक्सीजन का 4 करना होता। ठीक है, तो इस तरह की बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है केमिकल इक्वेशन में। ओके, ये हो गई बात केमिकल इक्वेशन की या फिर वर्ड इक्वेशन की। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपसे कह दे कि आप इस चीज़ को वर्ड इक्वेशन में समझाइए, और अच्छा ये रहता है कि आप जब भी किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दो तो आप केमिकल इक्वेशन के नीचे ही उसके लिख दो कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, मीन्स आपको केमिकल इक्वेशन प्लस वर्ड इक्वेशन साथ में रखना होता है तो ही अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या रिएक्शन का क्या क्या जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या हो सकता है उसमें। मीन्स आपने किसी एसिड में दूसरा कोई बेस डाल दिया या फिर 2 एसिड को मिला दिया, 2 केमिकल्स को मिला दिया, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस तरह से हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। ओके, तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरेशन केमिकल रिएक्शन सीन सम चेंजेस, जैसे कि कलर चेंज हो गया, ठीक, स्टेट चेंज हो गया, मीन्स कोई सॉलिड स्टेट में था गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, या फिर गैसेस स्टेट में था सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, या फिर चेंज ऑफ स्मेल, अजीब सी कोई स्मेल आ रही है कोई आफ्टर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट गैस इवोल्यूशन, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हैं और उसमें बुलबुले की फॉर्म में गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, तो गैस इवोल्यूशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, मीन्स कभी कभी आप 2 लिक्विड को मिलाते हो तो कुछ उसमें रिएक्शन के बाद कुछ इनसॉल्युबल सा जो सॉल्युबल नहीं होता है उस तरह का कुछ सॉलिड जैसा मिलता है, उसको आपको फिल्टर करके अलग करना होता है, छान कर अलग करना होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन। तो ये भी फॉर्म हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट बात आती है हीट इवोल्यूशन। हीट इवोल्यूशन मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो बिना हीट लिए वर्क नहीं करती, मीन्स रिएक्ट नहीं होती हैं, या फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो केमिकल जब भी वो रिएक्ट होती हैं एक दूसरे से या फिर रिएक्शन करती हैं तो बहुत सारा हीट इवॉल्व करती हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। फिर केमिकल चेंज इन एनर्जी, एनर्जी भी कभी कभी आप लोग, वही एनर्जी की बात वही की गई है कि जब हीट इवॉल्व होती है तो एनर्जी में भी चेंज आता है। कभी कभी कोई रिएक्शन कूल डाउन हो जाती है, उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा कोल्ड होगा, कभी कभी वो हॉटर हो जाता है ना। तो ये डिफरेंट आपकी केमिकल्स यूज़ करके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे किस तरह से ये चेंजमेंट और किस तरह की रिएक्शंस में होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं चेंज इन कलर। कलर में जो चेंज आता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई रिएक्शन करते हैं, बुक्स में ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि इधर आपने ब्लू कलर का है कोई प्रोडक्ट, उसमें आपने कुछ उसमें डाल दिया तो वो जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उस रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है ना। तो इस तरह से कलर चेंज हमको दिखता है कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के बाद। तो जैसे कि एग्जांपल्स दे रखा है, ग्रीन कलर कॉपर का होता है, जो कॉपर कार्बोनेट होता है CuCO3, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसको जब हीट करते हैं हम तो ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या था, कलर ग्रीन था, और यहाँ क्या हो जाता है, ब्लैक कलर CuO कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस हुई और कलर चेंज कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब आप जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट येलो कलर में उसका कलर आएगा, और क्या होगा, वो जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक है, यानी कि जिंक कार्बोनेट को जब आप हीटेड करते हो तो जिंक ऑक्साइड का जो कलर दिखाई देता है वाइट कलर दिखाई देता है, वाइटिश येलो दिखाई देता है, या फिर जब आप इसको देखते हो तो ये किस कलर का होता है, ये जिंक थोड़ा सा ब्लैकिश या फिर थोड़ा सा शाइनी फॉर्म में होता है, जो आपको वाइट कलर का दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से कलर चेंज हो सकता है किसी भी रिएक्शन में। अब देखो यहाँ पर CuSO4 का एग्जांपल दिया गया है, मीन्स कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है। आपने इसमें एक आयरन नेल डाल दी, आयरन नेल मतलब या फिर आयरन के कुछ टुकड़े डाल दो आप छोटे छोटे से। ठीक है, सॉफ्ट आयरन यूज़ करना है आपको। जैसे ही डाला आपने तो अंदर कुछ रिएक्शन होने लगा, CuSO4 और आयरन के साथ कुछ रिएक्शन हुआ, और क्या हुआ, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, यानी कि Cu को रिप्लेस करके वहाँ आ गया Fe, मीन्स आयरन सल्फेट बन जाता है और कलर चेंज हो जाता है ग्रीन। ठीक है, ब्लू कलर का था आपका CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, और क्या हो जाता है, FeSO4 बन जाता है ग्रीन कलर का सब्सटेंस फेरस सल्फेट। ओके, तो इस तरह से आप कलर चेंजिंग वाले रिएक्शंस देखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट। अब स्टेट चेंज करने के बारे में आप लोग तो देख सकते हो इजीली, आपका जो घर पे एक्सपेरिमेंट है, आप ये वाटर को लो, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको फ्रीज कर दिया आपने, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड फॉर्म को अगर आप फिर से उसको बाहर रख दो, फ्रीज़र के बाहर रख दो, तो मेल्ट हो जाएगा, यानी है टेम्परेचर उसमें बढ़ाओगे आप तो वो क्या होगा, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। या फिर उसको बॉयल कर दोगे वाटर को तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो स्टेट चेंज हो जाते हैं कभी कभी किसी रिएक्शन के भी। ओके, जैसे यहाँ हम बात करते हैं गैसेस फॉर्म में हमने लिया है हाइड्रोजन और गैसेस फॉर्म में लिया है ऑक्सीजन। दोनों के स्टेट क्या है, गैसेस स्टेट है, यानी हमारा रिएक्टेंट जो है वो गैसेस स्टेज में है। ठीक है, जैसे ही ये दोनों रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट होने के बाद क्या बनाते हैं, लिक्विड H2O बना लेते हैं, प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, लिक्विड। ठीक है, तो स्टेट पूरा चेंज हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाता है। ओके, अब देखो चेंज ऑफ स्मेल। स्मेल के लिए भी आप लोग अपने घर पे एग्जांपल देख सकते हो। मीन्स आपने कोई फूड आइटम है उसको रखा है और बहुत दिन तक उसको नहीं यूज़ किया है, नहीं खाया है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगे और अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगेगी। ठीक है, ब्रेड का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर फंगस की वजह से इसमें भी स्मेल आने लगती है। तो ये क्यों होता है, केवल अंदर इसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से यहाँ पर स्मेल आने लगती है, या फिर आपका फूड आइटम वो गंदी सी स्मेल देता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये क्या होता है, मतलब कभी अभी आप लोग दो केमिकल्स को मिलाओगे और मिलाने के बाद क्या देखोगे, उसमें बुलबुले की फॉर्म में गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बबल निकल रहे हैं गैस के। तो ये कब होता है, जब आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आयरन के कुछ छोटे छोटे से क्रम्स लिए हुए हैं और इसमें डाल दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने क्या लिया, आयरन लिया और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दिया। जैसे आप इसमें ऐड करोगे तो आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ोगे कि जिसमें मेटल में जब आप कोई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl मिक्स करते हो तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो
यहाँ पर देखो रिएक्शन, कुछ कुछ रिएक्शन होता है इसके अंदर, और उसके बाद देखो यहाँ पर आपको बुलबुले के फॉर्म में, एक बबल के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है गैस प्रोड्यूस होती है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और इस तरह से जब आप बुलबुले के फॉर्म में ये बुलबुल बुलबुल से करते करते निकलता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस कहते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया एफरवेसेंस का। अलग से शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है एफरवेसेंस क्या होता है, तो आप लोग को यही बताना है कि एफरवेसेंस का मतलब ये है कि जब दो केमिकल आप मिलाते हो, दो चीज़ों को मिक्स करते हो, उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है, तो कभी कभी कुछ गैस बबल के फॉर्म में इवॉल्व होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एफरवेसेंस। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। जितने भी मेटल्स हैं ना, उनमें जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो उसमें से गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो जिंक है, जिंक में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक सल्फेट अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह सोडियम सल्फाइड में आप HCl डाल दोगे, HCl डाल दो या H2SO4 डाल दो, दोनों से आपका निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर भी, अच्छा ये सोडियम है तो यहाँ पर निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कोई भी गैस निकल सकती है, हाइड्रोजन निकल सकती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकती है। तो कोई भी गैस जब प्रोड्यूस होती है बबल्स के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफरवेसेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, ये हो गई बात गैस निकलने की। अब आते हैं हम प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन। प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन क्या है? ठीक है, अभी हमने बताया आपको, जब आप दो लिक्विड को मिक्स करें, ठीक है, दो लिक्विड है उनको मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद अचानक से देखा आपने कुछ इनसॉल्युबल थे, तो दोनों लिक्विड, दोनों आपने दो वाटर को मिक्स किया है, वाटर जैसा कुछ लिक्विड जैसा पार्ट है, उन दोनों को मिक्स किया, उसमें तो ऐसा सॉलिड जैसा कुछ था नहीं, लेकिन उनके बाद भी रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन आपको कुछ ऐसा नीचे वैसा सब्सटेंस मिल जाएगा जो कि इनसॉल्युबल सा होगा। आप उसको छन्नी से छानोगे या फिर फिल्टर करोगे फिल्टर पेपर से, तो आपको वो अलग प्रेसिपिटेट अलग नज़र आएगा, इनसॉल्युबल सा पार्ट होगा, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि NaCl है, जब आप AgNO3 के साथ मिलाओगे, मीन्स NaCl क्या है? एक साल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसको जब आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ मिक्स करोगे तो क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, सोडियम आ जाता है इधर। ठीक है, यानी क्या बन जाता है? सोडियम नाइट्रेट बन जाता है और बन जाता है AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। यहाँ पर AgCl जो है, यानी सिल्वर क्लोराइड है, वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में निकलता है। आप उसको जब छान के अलग करोगे तो NaNO3 ये आपका लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और ये मिलेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। अब प्रेसिपिटेट को लिखते कैसे हैं? तो एक बनाते हैं कैपिटल P और एक बनाते हैं स्मॉल p और एक लिखते हैं स्मॉल t। इस तरह से हम प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हो गई बात ये। नेक्स्ट आते हैं हम हीट इवोल्यूशन। देखो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हीट इवॉल्व करती हैं। नॉर्मली आप देखो कि जब कभी आप कोई दो लिक्विड को मिला दोगे, दो केमिकल को मिला दोगे, तो कभी कभी आप लोग देखो टेस्ट ट्यूब छू के देखो या फिर जिस कंटेनर में मिलाया है उसको छू कर देखो, तो वो थोड़ा हीटेड होता है, गरम गरम जैसा दिखता है। या फिर जैसे आप लोगों ने अगर एग्जाम्पल आप लोग के स्कूल में कराया गया हो, तो जो बुझा हुआ चूना होता है CaO, जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें अगर आप वाटर मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो ग्लास में आप बुझा हुआ चूना डाल दो, सूखा बिल्कुल चूना, ठीक, उसमें आप वाटर मिक्स कर दो, थोड़ा सा मिक्स करोगे तो आपको वो जो ग्लास है एकदम गर्म लगेगा, मतलब छूने में आप पकड़ भी नहीं पाओगे, इतना गर्म हो जाएगा। तो यानी कि वहाँ से क्या हो रहा है? हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब एक कंडीशन ये भी होती है कि कोई कोई रिएक्शन ऐसी होती है कि जब आप उस दोनों को मिक्स करोगे तो वो थोड़ा ठंडा होता है। जैसे इनो को आप वाटर में डालो, इनो को जब आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा? आपको कूल कूल सा लगेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा आप उसको जब छुओगे। तो क्या हो रहा है? वो गैस वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या कर रहा है? कूल डाउन कर रहा है प्रोडक्ट को।
ठीक है। तो दोनों कंडीशन किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो सकती हैं, ठीक है। कुछ कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर एक रिएक्शन की, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ हीट को इवॉल्व करती हैं। अब ये टर्म बन जाते हैं, जब हीट इवॉल्व होती है किसी रिएक्शन से तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हीट इवॉल्व होना। जैसे कि CaO में अभी हमने बताया H2O डालो तो आपका बनेगा CaOH का होल थ्रेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बन जाएगा, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वैसे ही आप नाइट्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस को मिलाते हो और उसको क्या करते हो, उसको हीटेड करते हो, प्रेशर उसका डाउन करते हो तो यहाँ पर बन जाता है अमोनिया गैस और हीट इवॉल्व होती है यहाँ पर। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, ये भी एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल एरो और यहाँ देख सकते हो आप डबल एरो है। तो इन सिंगल एरो और डबल एरो का मतलब क्या है? देखो, सिंगल एरो का मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट हुई, यानी जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों मिले और मिलने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया एक बार, वो फिर वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। सिंगल एरो का मतलब ये है। लेकिन डबल एरो का मतलब ये है कि आपने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलाई और अमोनिया बना लिया, तो अमोनिया से आप फिर से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस वापस से बना सकते हो। मीन्स आपका रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जब कंडीशन किसी रिएक्शन में होनी होती है तो वहाँ पर हमेशा यूज़ करते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं इसको, और यूज़ करते हैं 2 एरो, ओके, एक आती हुई एक जाती हुई, ठीक है, इस तरह से ऐसे। अब यहाँ पर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, मीन्स हीट को ये लोग एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद ही रिएक्शन पॉसिबल होती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की हमारी जानी पहचानी जो रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी को वो लोग यूज़ करते हैं प्लांट लोग, उसके बाद रिएक्ट करके शुगर का फॉर्मेशन यानी अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। बिना सन की एनर्जी के वो लोग फूड फॉर्म नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको कहते हैं, यानी हीट को ये लोग लेना, ठीक है। एंडो मतलब अंदर लेना, अंदर, और थर्मल मतलब हीट से है रिलेटेड। तो ये 2 टर्म आपको याद रखने हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल को रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या कंडीशन उसमें अप्लाई करोगे आप। देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको हीट की ही ज़रूरत होती है, बिना हीट के वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना लाइट के वो पॉसिबल नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनको प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, बिना प्रेशर के वो पॉसिबल नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बिना कैटलिस्ट के वो फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की सबकी अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बिना वो रिएक्शन फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। उसी को हम कह रहे हैं नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे क्लोज कॉन्टेक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप 2 सब्सटेंस को मिक्स करोगे या रिएक्टेंट्स को मिक्स करोगे तो उन दोनों को पास में एक क्लोज कांटेक्ट में लेके आओगे। बिना क्लोज कांटेक्ट के कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हीट की। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है बिना हीट लिए रिएक्शन आगे नहीं हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट दोगे तभी वो पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। बिना हीट दिए वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट। लाइट की रिक्वायरमेंट अगेन वही फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन, बिना लाइट के वो कभी भी फूड फॉर्म नहीं कर सकते प्लांट, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तभी एक दूसरे से मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करेंगे जब उनको सनलाइट मिलेगी, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन बिना लाइट के नहीं हो सकती, तो इनके लिए ये भी नेसेसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्ट की कि कैटलिस्ट क्या होता है। देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म बन जाता है कैटलिस्ट।
कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो मोशन में चलती हैं या बहुत फास्ट चलती हैं, हमें ज़रूरत होती है उनको धीमा कर देने की या फिर उनको फास्ट कर देने की। ठीक है, तो कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को की रेट को फास्ट कर सकते हैं या फिर उसको स्लो कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं लाएंगे, मतलब उनमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, दूर बैठ के काम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी स्पीड बहुत धीमे है, आराम से पढ़ रहे हो, मन लग रहा है पढ़ने में, कुछ देर खेल रहे हो, कुछ देर इधर मोबाइल देख रहे हो, है ना, तो आराम से बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पास आपके पापा आके बैठ जाएं बगल में, तो क्या होगा, अचानक से आप देखोगे, अगर पापा से डरते हो, सिर्फ वो बैठे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे वो तुम्हारे काम में, कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो आके बैठ जाएं, तो आप क्या करोगे, आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, ऑलरेडी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूअसली आप पढ़ने लगोगे, ना मोबाइल की तरफ देखोगे, ना इधर उधर देखोगे, ना किसी खेल में दिमाग लगेगा। तो बस यही इसी तरह से काम करता है कैटलिस्ट, वो तेज़ी से बस आपके रिएक्शन के फ्लो को, आपके वर्क को बढ़ाता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो आपके जो रिएक्शन हो रही है उसको कम भी कर देते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया मन लग रहा है आपका पढ़ने में, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड आया, वो बैठ गया, मम्मी ने कहा कि बेटा अभी उठना नहीं है, पढ़ो। अब आपका तो मन नहीं लग रहा, आपकी स्पीड तो कम हो गई ना पढ़ने की, आपको तो लग रहा है कि अभी खेलना है हमें, तो वो भी एक कैटलिस्ट है। ठीक है, आपकी जो वर्क कर रहे हो वो उसको स्लो कर रहा है। ठीक है, तो कैटलिस्ट यही वर्क करता है कि किसी रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है और किसी रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है। अलग अलग पर्टिकुलर कैटलिस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस क्या होती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर अमोनिया गैस बनाना, यही हैबर्स प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सब्सटेंस ज़रूरत होता है, Fe, आयरन, सॉरी, ठीक है, आयरन को जब आप इस रिएक्शन में डाल दोगे तो अचानक से इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी और अमोनिया गैस बन जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखो डबल एरो लगा हुआ है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है ये भी। अमोनिया से आप फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना सकते हो। क्लियर है। अब दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, उनको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करते हैं, यानी कम करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, उनको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ आप देख सकते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट में है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है। Fe केवल बीच में ही बैठा है, वो सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो कोई रोल नहीं निभा रहा है किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। मीन्स प्रोडक्ट में आप देखोगे तो Fe का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये खासियत होती है कैटलिस्ट की कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता है आपके रिएक्शन में। ओके, हो गई बात यहाँ तक कैटलिस्ट की। एक टॉपिक और आता है, प्रमोटर क्या होते हैं। तो प्रमोटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके जो कैटलिस्ट होता है, जिस कैटलिस्ट को आपने मिलाया है उसके साथ ये वर्क करते हैं, उसके रिएक्शन को, यानी कि उसके वर्क को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी आके बैठ गई, अब मम्मी को तो कम डरते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा स्टडी को फास्ट बनाओगे, लेकिन उसके साथ अगर आप पापा को भी बैठा दिया जाए, मम्मा पापा दोनों बैठ जाएं, तो आपकी स्टडी फुल 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 स्पीड में होगी। ठीक है, तो वही काम करता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, वो इस इफ़िशियंसी, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, उसकी पावर बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हो गया, आप मम्मी को कुछ भी नहीं कह सकते हो पापा के सामने, है ना, तो यही प्रमोटर जो है पापा ही हैं और आपके रिएक्शन को बहुत अच्छा, बहुत फास्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं और कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं Fe, ठीक है, आयरन का यूज़ करते हैं और प्रमोटर मिलाते हैं मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम को हम प्रमोटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है और अमोनिया गैस रिलीज होती है।
ठीक है, हम बार बार इसी एग्जाम्पल को दे रहे हैं कि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म मीन्स कोई कोई रिएक्शन ऐसे होती है, जैसे आपने क्या किया, सोडा लिया और नमक लिया, उन दोनों को हमने क्या कहा है कि सोडा को और नमक को मिक्स कर दो तो रिएक्शन कुछ बनेगी। सोडा और नमक को आपने मिक्स तो किया, सूखा सूखा था, वो पाउडर फॉर्म में था, आपने जब मिक्स किया तो उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, आप देखते रहोगे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, उसमें कुछ भी नहीं बन रहा है नया। तो वो क्यों नहीं बन रहा है? एक्चुअली कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट होते हैं जिनको एक्वस फॉर्म में लाना ज़रूरी है। बिना एक्वस फॉर्म में लाए वो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। आप नमक में थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दीजिए, उसको एक्वस फॉर्म बना लीजिए। एक्वस का मतलब होता है पानी, ठीक है। तो आप वाटर को मिक्स करके उसको एक्वस सोल्यूशन बना लिए, उसको वाटरी सोल्यूशन बना लिए, और उसी तरह सोडा को भी मिक्स करके वाटर में थोड़ा एक्वस सोल्यूशन बना लिए, फिर मिक्स किए उन दोनों को, तो आसानी से रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहा गया है कि सॉल्यूशन फॉर्म होना किसी किसी रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि आप ड्राई सब्सटेंस को मिला नहीं सकते हो, उनसे रिएक्शन नहीं करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रखती हैं। यस, जैसे कि हाइड्रोजन, जो हमारा वाटर है, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उन दोनों को अलग करना चाहो अगर, तो आप किसी भी प्रोसेस से नहीं कर सकते हो। आप उसको हीट करोगे, बॉयल करोगे, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक ही प्रोसेस से अलग हो सकते हैं, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तुरंत हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रखती हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके बनने के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। यस, जैसे कि अभी हमने हैबर्स प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को जब मिलाया तो अमोनिया तो फॉर्म हो गया, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई, वहाँ पर 200 एटीएम का प्रेशर भी लगाया गया है, उसको प्रेस करके, उसको कंप्रेस करके डाउन किया गया है, तब जाके अमोनिया गैस बनी है। बिना प्रेशर के अमोनिया गैस नहीं बनती है। ठीक है, तो प्रेशर भी किसी किसी रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है, खासकर गैसेस रिएक्शन के लिए। अब देखो, अब हम लोग क्या बात करेंगे, गैसेस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों के टर्म्स में, अब भाई जो टॉपिक था वो तो मोस्ट ऑफ ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अभी से जानना ज़रूरी है, आगे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो तो हम वैलेंसी चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर गैसेस, कुछ गैसेस होती हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट गैसेस है, वो ध्यान रखनी है कौन कौन गैसेस ही होती हैं। कभी मान लो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, उसको आप ये ना कह देना कि कोई सॉलिड है, ये गैस है ना। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ अभी से दिमाग में रख लेना है कि ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो गैसेस हैं। ठीक है, कुछ एसिडिक होते हैं। एसिडिक कैसे होते हैं? एसिड अगर कोई फॉर्मूला लिखा है, H2SO4 लिखा हुआ है, तो वो क्यों हम उसको एसिड कहेंगे, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है आपके लिए। और कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं, डिफरेंट कलर रखते हैं। आप लैब में गए, डिफरेंट कलर के साल्ट है, तो आप कलर देख के एटलीस्ट अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाला साल्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे लगा बता देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, गैसेस स्टेज। जैसे हाइड्रोजन एक तरह की गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन N2 फॉर्मूला है इसका, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, और एक इसी से, यही फॉर्मूले से HCl से ही बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वो एक एसिड है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। ओके, नेक्स्ट आता है अमोनिया। अमोनिया भी एक गैस है, अभी हमने हैबर्स प्रोसेस में बताया। फिर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक तरह की गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अगर एक O है तो मोनो, सिंगल O है तो मोनो, और 2 O है तो डाई। ठीक है, और फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो हमने डाई लगा दिया नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
यानी ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, सल्फर 1 है, तो इसको हमने कह दिया सल्फर डाइऑक्साइड। अब कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेस होते हैं। एसिड क्या है, बेस क्या है, दोनों को फॉर्मूले के बेस पे आप जान सकते हो। जब कभी किसी फॉर्मूले में सिर्फ हाइड्रोजन कंटेंट लगा हो, ठीक है, यहाँ पे देखो HCl, Cl के साथ H लगा है, NO3 के साथ H लगा है, SO4 के साथ H लगा है, CO3 के साथ H लगा है, PO4 के साथ H लगा है, तो जब हाइड्रोजन कंटेंट लगा हो तो वो एसिड होता है, ठीक है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दोनों तीनों बहुत ही हार्श एसिड होते हैं, बहुत ही हार्ड एसिड होते हैं, इनको आप टच नहीं करना कभी भी, ठीक है। कार्बोनिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, तो ये सब क्या है, एसिड हैं। आप इनको देखो, बेस को, बेस में आप क्या देखोगे, जब भी आप देखोगे बेस में तो सिंगल हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मीन्स OH ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। जब आप बेस का फॉर्मूला देखोगे तो OH ग्रुप मिलेगा, एसिड का फॉर्मूला देखोगे तो हाइड्रोजन ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो आप इस तरह से फॉर्मूले को देखकर बेस और एसिड को पहचान सकते हो। अब देखो कुछ साल्ट होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, एसिड और बेस को जब आप मिक्स कर देते हो तो साल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ साल्ट का क्रिस्टल फॉर्म दे रखा है यहाँ पर, ये आपको जान लेना जरूरी है। NaCl तो आप लोग जानते हो, जो आपके घर में खाया जाता है नमक, उससे ही हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl फॉर्मूला है। पोटेशियम नाइट्रेट भी एक तरह का साल्ट है, ये देखो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, ये हमेशा थोड़ा सा मटमैला होता है। ये क्रीम कलर का जिंक सल्फेट थोड़ा सा वाइटिश ही होता है, आप कह सकते हो जो ऑफ वाइट कलर होता है, ठीक। फिर कॉपर सल्फेट CuSO4 ब्लू कलर का मिलेगा आपको, इंडिगो कलर का। और FeSO4 आयरन सल्फेट हमेशा ग्रीन कलर का, कॉपर है तो ब्लू, Fe है, आयरन है तो ग्रीन, लेड नाइट्रेट हमेशा आपको वाइट कलर का मिलेगा। तो इस तरह से आप साल्ट को देखकर बाहर से पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो गए हैं इस पूरे चैप्टर के। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम उसको फिर से दूसरे वीडियो में कवर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।